हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं परमाणुवीय संरचना। और परमाणुवीय संरचना में मूलभूत बातों में हम परमाणु के कुछ सिद्धांत वो पढ़ चुके हैं। और आज उन्हीं सिद्धांतों में से एक नया सिद्धांत है जिसे कहते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, यानी हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये हाइजेनबर्ग का और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें हाइजेनबर्ग ने क्या बताया सुनिए। पहले आप जानते हो परमाणु में 3 मूलभूत कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो हाइजेनबर्ग ने जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चक्कर लगाते हैं अनवरत नाभिक के चारों ओर, तो उन इलेक्ट्रॉन पर एक सिद्धांत लागू किया जिसे उसने अपने नाम यानी हाइजेनबर्ग ने अपने नाम पर उसे अनिश्चितता का सिद्धांत कहा। ठीक है। और यह सिद्धांत क्या है? उसने कहा कि जब आप इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग दोनों को एक साथ ज्ञात करना चाहते हो तो दोनों को आप एक साथ सही एग्जैक्ट रूप में ज्ञात नहीं कर पाओगे। हाइजेनबर्ग के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन का संवेग और उसकी स्थिति को एक साथ ज्ञात करना हो तो एक साथ ज्ञात करना संभव नहीं हो पाता है। यही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। और उसने कहा, उसने 2 ही प्रमुख कारक यहां पर सुने। एक तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति और दूसरा इलेक्ट्रॉन का संवेग। इन दोनों चीजों को लेकर और उसने एक सिद्धांत दिया और वो सिद्धांत कहलाया अनिश्चितता का सिद्धांत। तो उसने कहा जब आप इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात कर लेते हो सही रूप में तो फिर उस इलेक्ट्रॉन का संवेग गलत हो जाता है, अर्थात अनिश्चित हो जाता है। और जब आप संवेग को सही ज्ञात कर लेते हो तो फिर स्थिति है वो गलत हो जाती है, अर्थात स्थिति है वो अनिश्चित हो जाती है। तो दोनों में से आप जब कोई एक चीज एग्जैक्ट ज्ञात कर लेते हो तो दूसरी चीज अनिश्चित हो जाती है, अर्थात गलत हो जाती है। और अनिश्चित हो जाने के कारण ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहलाया। तो फिर एक बार से रिपीट कर रहा हूं, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार जब किसी इलेक्ट्रॉन, केवल इलेक्ट्रॉन पर लागू किया, आपको इलेक्ट्रॉन बोलना है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को नहीं बोलना है, क्योंकि हाइजेनबर्ग ने अपना सिद्धांत केवल और केवल परमाणु के बाह्यतम कोश में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन पर लागू किया। तो हम उनके सिद्धांत को और बदल नहीं सकते। इलेक्ट्रॉनों पर लागू किया, 2 कारक चुने, स्थिति और संवेग, और बताया कि जब आप इलेक्ट्रॉन की सही रूप में स्थिति ज्ञात कर लेते हो तो संवेग अनिश्चित हो जाता है, और जब आप इलेक्ट्रॉन का सही रूप में संवेग ज्ञात कर लेते हो तो फिर स्थिति है वो अनिश्चित हो जाती है, अर्थात स्थिति और संवेग दोनों को एक ही समय पर एक साथ सही ज्ञात करना संभव नहीं होता है। यही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। और अनिश्चितता के सिद्धांत के समीकरण बनते हैं और वो समीकरण विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे नेवी में एक प्रश्न पूछा गया था हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत से, और वो प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत का निम्न में से सही समीकरण नहीं है वाला पूछा था। तो मैं यहां समीकरण लिख रहा हूं, आप देखना। हाइजेनबर्ग ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की स्थिति को तो उसने डेल्टा एक्स लिया। हाइजेनबर्ग ने इलेक्ट्रॉन की स्थिति यानी इस स्थान पर इलेक्ट्रॉन टिका हुआ है तो उसने इस स्थिति को, यानी कहने का अर्थ कि अब स्थिति इस स्थान पर है और उसके बाद में जब आप इलेक्ट्रॉन को छोड़ोगे तो या किसी से टकराएगा जाकर के, या फिर यूं मान लीजिए जैसे परमाणु में इलेक्ट्रॉन अब इस स्थान पर है, यानी इसकी स्थिति यहां पर x मान लेता हूं, इस स्थान पर है, और कुछ समय पश्चात वो घूर्णन करके और यहां आ जाता है तो स्थिति में परिवर्तन तो हो गया। और परिवर्तन जब होता है तो आप जानते हो परिवर्तन के लिए डेल्टा लगाया जाता है।
जो चीज परिवर्तनशील होती है उसके आगे क्या लगाया जाता है? डेल्टा। और डेल्टा यहाँ केमिस्ट्री में हम त्रिभुज का निशान बनाते हैं, ट्राइंगल का निशान बनाते हैं केमिस्ट्री में, वो डेल्टा कहलाता है। तो डेल्टा जब आपको किसी राशि के आगे लगा हुआ मिला हो तो आप यूं मान लीजिए वो राशि परिवर्तनशील है, वो राशि बदलती रहने वाली है, वो राशि स्थायी नहीं है। तो परिवर्तनशील राशियों के आगे डेल्टा लगता है। तो स्थिति है उसमें परिवर्तन होता है, तुम्हारी डेल्टा लगा दूंगा, गुणा आपके डेल्टा पी। और डेल्टा बता चुका हूं परिवर्तनशीलता को दर्शाता है, बदलाव को दर्शाता है। और पी आप याद रखना इलेक्ट्रॉन का संवेग है। तो मैंने कहा कि x तो यहां इलेक्ट्रॉन की स्थिति है, x क्या है? इलेक्ट्रॉन की स्थिति। p क्या है? इलेक्ट्रॉन का संवेग है, इलेक्ट्रॉन का संवेग है। और दोनों ही चीजें बदलने वाली हैं, परिवर्तित होने वाली हैं, तो फिर दोनों के आगे डेल्टा आ गया। तो उसने एक समीकरण ये दिया कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और इलेक्ट्रॉन के संवेग का गुणनफल, इलेक्ट्रॉन की स्थिति और इलेक्ट्रॉन के संवेग का गुणनफल का मान या तो बराबर होना चाहिए या फिर अधिक होना चाहिए। ऐसे लगाऊंगा, अगर पूरा एक्यूरेट बराबर लिखूं तो आप जानते हो बराबर यूं लगाते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां दो मान, दो चिन्ह, दो निशान एक साथ आ रहे हैं, तो एक तो ये लगा दूंगा और एक यहां ये कर दूंगा, इस राशि की तरफ मुंह खोल दूंगा इस निशान का, तो ये राशि का गुणनफल बड़ा हो जाएगा। और यहां एक राशि और लिखूंगा और उसने कहा h/4π, h/4π, ये उसने अपना मूल समीकरण दिया। तो उसने क्या कहा? हाइजेनबर्ग ने कहा कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और इलेक्ट्रॉन के संवेग का गुणनफल h/4π के या तो बराबर होना चाहिए, नीचे वाला निशान देखो, या तो बराबर होना चाहिए या फिर इनका गुणनफल और इसके अनुपात से अधिक होना चाहिए। यहां दो राशियों का अनुपात है, आप जानते हो दो राशि जब बटे में लिखी होती है, अपॉन में लिखी होती है एक दूसरे के, तो फिर वो रेशियो होता है, अनुपात होता है। यहां h/4π, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है h/4π। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है अनुपात के रूप में, आप ये बात जानते हो। तो उसने अपने मूल समीकरण में क्या कहा? अपना सिद्धांत देने के बाद मूल समीकरण में क्या कहा? मूल समीकरण में कहा कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और इलेक्ट्रॉन का संवेग दोनों का गुणनफल है वो h/4π के अनुपात के या तो बराबर होना चाहिए या h/4π के अनुपात से अधिक होना चाहिए। इन दोनों का गुणनफल अधिक होना चाहिए। यानी मैंने निशान इस तरफ खोल रखा है इनकी तरफ, तो इन राशियों का गुणा इन दोनों के अनुपात से अधिक होना चाहिए, ये उसने कहा। तो ये इसका एग्जैक्ट समीकरण है, आप याद रखना। फिर उसने एक बात और बताई, उसने कहा कि डेल्टा x यानी स्थिति में परिवर्तन, तो आप सेम का सेम लिखो, गुणा का निशान लगाओ, और यहां p संवेग है। आप जानते हो किसी कण का संवेग दो राशियों का गुणा होता है। कौन सा? द्रव्यमान और वेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल होता है। किसी वस्तु का संवेग क्या होता है? उस वस्तु का द्रव्यमान और उस वस्तु का वेग है, उसको आपस में गुणा कर दीजिए, उसका संवेग प्राप्त हो जाएगा। तो उसने कहा कि द्रव्यमान है और जो वेग है उसके गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो डेल्टा पी के स्थान पर याद रखना हम mv लिख सकते हैं, और ये या तो बराबर कर सकते हैं या फिर ग्रेटर देन कर देंगे, बड़ा कर देंगे। किससे? h/4π से। अब आप एक बात कहोगे कि यहां तो हमने p के आगे डेल्टा लगाया, लेकिन यहां हमने m और v, p के स्थान पर m और v कर दिया, इसके आगे हमने डेल्टा नहीं लगाया। एक बात सुनिए गौर से, आप m के आगे डेल्टा नहीं लगा सकते, आप v के आगे डेल्टा लगा सकते हो, ठीक है ना। इस समीकरण को मैं इस प्रकार से यूं कर देता हूं, फिर ये सही हो जाएगी, ठीक है ना। ये अब ये समीकरण एग्जैक्ट है, डेल्टा x सेम का सेम गुणा सेम का सेम, और p आप जानते हो दो राशि होती है, कौन सी? m और v। लेकिन मैंने v के आगे तो डेल्टा लगा दिया, लेकिन m के आगे डेल्टा नहीं लगाया। और क्यों नहीं लगाया वो सुन लीजिए। क्योंकि द्रव्यमान, किसी भी कण का द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है,
इस पूरी पृथ्वी पर आप किसी कोने पर चले जाइए और द्रव्यमान नहीं बदलता, जो राशि नहीं बदलती उसके आगे आप डेल्टा नहीं लगा सकते। जो राशि परिवर्तनशील होती है, बदलती है, डेल्टा केवल उसके आगे लगेगा। तो वेग तो बदलता रहता है। जैसे हम सड़क पर और बाइक लेके या गाड़ी लेके जा रहे हैं तो हम 1 किलोमीटर तक चलते हैं, तो मान लीजिए किसी वेग से चले कि मतलब 50 मीटर आपके प्रति मिनट या 1 किलोमीटर आपके प्रति मिनट, इस प्रकार से। फिर अगले 2 किलोमीटर हैं, हो सकता है उसमें हमने आपके 10 मीटर प्रति सेकंड या ऐसा लिया होगा, इस प्रकार से यूं बोल सकते हैं। तो वेग तो बदलता रहता है, तो वेग तो बदलता रहता है, इसलिए डेल्टा आएगा। लेकिन द्रव्यमान पूरी पृथ्वी पर कहीं चले जाइए बदलेगा नहीं, तो इसके आगे डेल्टा मत लगाना, गलत हो जाएगा समीकरण। तो फिर हम दूसरा समीकरण इसी का बना लेंगे, वो क्या, डेल्टा एक्स सेम का सेम लिखेंगे, गुणा निशान लगाएंगे और p दो राशियों गुणनफल है m और v का, m और v लिखेंगे। लेकिन m तो बदलता नहीं है तो आगे डेल्टा नहीं लगाएंगे, लेकिन v वेग बदल जाता है तो डेल्टा लगा देंगे। और इन दोनों का गुणनफल या तो बराबर होगा, ये वाला निशान बराबर बता रहा है, बराबर होगा किससे, इन दो राशियों के अनुपात से। दो राशि में क्या है, h प्लांक नियतांक है और 4 पाई लिखा है। हाइजेनबर्ग ने 4 पाई अपनी तरफ से रखा और प्लांक ने इस समीकरण को बनाने में उसका योगदान दिया, तो प्लांक के सम्मान में, उसके आदर में, और प्लांक h जो है वो प्लांक कांस्टेंट है, तो प्लांक कांस्टेंट को यहां ले लिया उसके आदर में, उसके सम्मान में। तो h/4 पाई से इन दो राशियों का गुणनफल या तो इनके बराबर हो अनुपात की, या फिर इनका गुणनफल अधिक होना चाहिए। और यहां हमने इस समीकरण को इस रूप में ढाल दिया। और एक तीसरा रूप जो है वो ये हो सकता है, जब ये द्रव्यमान बदल नहीं रहा है, द्रव्यमान पूरी पृथ्वी पर एक है, तो जो राशि बदलती नहीं है उस राशि को आप बाहर निकाल सकते हो। ये राशियां तो बदलने वाली है, कौन, स्थिति बदलने वाली है, वेग बदलने वाला है, तो इन राशियों से, और द्रव्यमान बदलने वाला नहीं है, तो इसको आप अलग निकाल लीजिए। अलग निकालोगे तो एक समीकरण और बनाया उसने, और वो क्या कहलाया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी और इज इक्वल और ग्रेटर देन, इज इक्वल और ग्रेटर देन किससे, h/4 पाई से। और ध्यान देना हमने यहां से m निकाल लिया, तो यहां से m इसके नीचे चला जाएगा, यहां से मैंने m बाहर निकाल लिया। m क्यों निकाला बाहर, क्योंकि मैंने कहा m द्रव्यमान पूरी पृथ्वी पर कहीं चले जाइए बदलता नहीं है। जो राशि बदलती नहीं, ये राशियां तो बदलने वाली है, बदलने वाली राशियों के साथ एक ऐसी राशि है जो बदलती नहीं, तो बदलने वाली जो बदलती नहीं उस राशि को बाहर निकाल लीजिए और वो इनके बटे में आ जाएगी। इस प्रकार से एक व्यंजक ये बन गया, कौन सा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल और ग्रेटर देन h/4 पाई m, h/4 पाई m, एक पूरा समीकरण ये बन गया। तो इस प्रकार से 3 समीकरण यहाँ दिए हुए हैं, और ये जो समीकरण है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के, ये समीकरण नेवी के प्रश्न में एक बार सेम के सेम 3 समीकरण दिए गए और एक यहां उसने अपनी तरफ से कोई समीकरण दे दिया, वो समीकरण सही नहीं था। इसमें तो इज इक्वल और ग्रेटर देन आएगा, इसमें भी इज इक्वल ग्रेटर देन आएगा, इसमें भी इज इक्वल ग्रेटर देन आएगा, कभी भी पूरा इक्वल का निशान नहीं आएगा। तो आप याद रखना, ध्यान रखना, h/4 पाई, h/4 पाई, यहां से m उठा के ले गए तो h/4 पाई m कर दिया। m मैं बता चुका हूं बाहर क्यों निकाला, क्योंकि m कभी बदलता नहीं, तो बदलने वाली जो नहीं बदलने वाली राशि है उसको बाहर निकाल दिया, और ये राशियां बदलने वाली थी तो इनको यहां लिख दिया। तो ये तीनों समीकरण हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को दर्शाते हैं। तो ये तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत की समीकरणें हैं, जो आपको 3 समीकरणें और क्रमबद्ध रूप में याद रखनी है। और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं कि जब इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग को एक साथ ज्ञात करना हो तो दोनों एक साथ सही सही ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं। यदि हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति एग्जैक्ट रूप में ज्ञात करते हैं तो उसका संवेग अनिश्चित हो जाता है, और यदि हम उसका संवेग एग्जैक्ट रूप में ज्ञात करते हैं तो स्थिति है वो अनिश्चित हो जाती है, जिसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहा जाता है। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत का एक आंकिक प्रश्न है, वो देखिए। आंकिक प्रश्न दिया है, एक गोल्फ की गेंद का द्रव्यमान 40 ग्राम है। एक गोल्फ की बॉल है, उस बॉल का द्रव्यमान 40 ग्राम है तथा गति 45 मीटर प्रति सेकंड है।
उस बॉल की गति कितनी है? 45 मीटर प्रति सेकंड। यदि गति को 2% यथार्थता यानी एक्यूरेसी के अंदर मापा जा सकता हो तो स्थिति में अनिश्चितता की गणना करो। और स्थिति में अनिश्चितता आप जानते हो उसे डेल्टा एक्स से दर्शाते हैं। स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स। तो हमें अनिश्चितता के इस सिद्धांत में और इस प्रश्न में डेल्टा एक्स का मान ज्ञात करना है। सीधी बात यह है। तो पहले देखिए, हमें एक परसेंट दिया हुआ है, प्रतिशत। 2% एक्यूरेसी के अंदर मापा जा सकता है किसको? मतलब गति को। और गति कितनी है? 45 मीटर प्रति सेकंड। तो पहले हम जो गति है उसकी जो मान है, वैल्यू है, वो निकालेंगे। तो कितना परसेंट है? तो 2/100 और गुणा उसने 45 मीटर प्रति सेकंड है। तो आप जब इसको काट कर हल करोगे इस प्रकार से तो आपके ये और आ जाएगा 0.9 और मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना? 0.9 मीटर प्रति सेकंड ये प्राप्त हो जाएगा। जो एक्यूरेसी है कितनी? 2% वाली, ये आपके 45 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से और इतने मीटर प्रति सेकंड प्राप्त हो जाएगी। अब याद रखना, डेल्टा एक्स का मान निकालेंगे। तो अपने डेल्टा एक्स का मान निकालो में तो अपने पास मूल समीकरण क्या था? मूल समीकरण अपने पास ये था। जैसे यहां m मान लेता हूं, 1 मिनट, m और v, और उसके बाद में लगभग बराबर और इज ग्रेटर देन और 4 पाई। ठीक है ना? अब मैं क्या करता हूं कि मतलब अपने पास जो यहां गेंद का द्रव्यमान तो कितना दिया है? 40 ग्राम दिया है। तो द्रव्यमान तो हम 40 ग्राम वो रख लेंगे यहां पर सूत्र में। ठीक है ना? और हमें निकालना क्या है? हमें डेल्टा एक्स निकालना है। ठीक है ना? और आपके गति कितनी दी है? गति यानी वेग v का मान हमें ये प्राप्त हो गया। तो अब हम यहां से डेल्टा एक्स बराबर निकाल लेते हैं। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? h/4 पाई इंटू mv। एक्स डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h/4 पाई mv। यहां से राशि नीचे चली जाएगी तो यहां ये आ गया। अब याद रखना, h तो प्लांक नियतांक हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं कि h की वैल्यू तो फिक्स होती है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। प्लांक नियतांक का मात्रक है जूल इंटू सेकेंड, आपको याद रखना है। और ये वैल्यू h के साथ आ जाएगी 4 का 4 पाई का मान 3.14 रख देंगे। m याद रखना द्रव्यमान है। द्रव्यमान अपने प्रश्न में 40 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है ना? 40 ग्राम द्रव्यमान है, वो यहां पर हम रख देंगे। और उसके बाद में अपने v की वैल्यू, v कितना है? v हमने v प्राप्त किया है 0.9 मीटर प्रति सेकंड है, तो वो हम यहां रख देंगे। तो 6.626 इंटू 10 की पावर -34 और इसके बटे में 4 गुणा और पाई का मान 3.14 गुणा m द्रव्यमान 40 ग्राम है, वो यहां लग जाएगा, गुणा और v हमने निकाला है 0.9 तो 0.9 आ जाएगा। और जब आप इस सारे को हल करोगे तो पहले एक बात सुनना, आप स्थिति में निकाल रहे हो, स्थिति में अनिश्चितता, तो जितना कांस्टेंट का मान है, कांस्टेंट के मान में जैसे दशमलव से पहले एक मुख्य अंक है तो अपना उत्तर भी ऐसा आएगा जिसमें दशमलव से पहले एक मुख्य अंक हो। हम स्थिति की गणना कर रहे हैं, स्थिति की गणना कर रहे हैं, यानी स्थिति में अनिश्चितता है, तो जितना कांस्टेंट का मान होता है समानुपाती में, फिर उतना ही मान की राशि हमारे उत्तर में प्राप्त होती है। कहने का अर्थ दशमलव से पहले एक अंक है कांस्टेंट के मान में, तो हमारे उत्तर में भी दशमलव से पहले एक मूल अंक आएगा। तो आप जब इसको हल करोगे तो 1.48 इंटू 10 की पावर -3 मीटर उत्तर आ जाएगा। 1.48 इंटू 10 की पावर -3 मीटर आ जाएगा डेल्टा एक्स का मान। तो डेल्टा एक्स का मान ये आ जाएगा 1.48 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। आपको थोड़ा सा ये
याद